In this video, we are going to discuss the exercise of chapter number 2, Force and Motion. We will discuss its MCQs, short questions and numericals. So I will give the timestamp here and you can watch the section you want or you can watch the full video. So let's jump towards the MCQs. So our first MCQs is the angle at which dot product becomes equal to क्रॉस प्रोडक्ट, कि वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। सो देखें जी, हमारे पास अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सो जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है जी, ए बी कोस थीटा। और अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, सो वो मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर है जी, ए बी साइन थीटा। ठीक है, एक बात तो ये है कि आप सिंपल देखें कि कॉज और साइन की वैल्यू किस एंगल पे बराबर होती है, क्योंकि ए और बी तो ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा। सो सिर्फ हमने देखना है कॉस थीटा किस एंगल पे साइन थीटा के बराबर होता है। सो एंगल है जी हमारे पास 45 डिग्री का। लेकिन अगर आपने इसे निकालना है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं जी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉस को इधर ले जाके डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना, यहाँ वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। सो साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के। सो आपको पता है कि साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। आई होप मेरी स्क्रीन कट नहीं रही, साफ नजर आ रहा है आपको। सो यहाँ से टेन इनवर्स हम ले लेंगे। सो टेन इनवर्स ऑफ 1 वो हमारे पास किसके बराबर होगा, थीटा के। सो जस्ट आप कैलकुलेट करें, शिफ्ट 10 बाय 1 लिखें तो आपका आंसर 45 डिग्री आ जाएगा। दूसरा है जी, द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ, कि एक जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम किस एंगल के ऊपर हाइट अचीव करता है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पाथ है लाइक दिस वन, अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसको बिल्कुल मतलब कि जो है ना हाइट तक पहुंचाना है सेम वेलोसिटी के साथ, तो मैं उसे किस एंगल के ऊपर फेंकूंगा। सो मैं उसको बिल्कुल वर्टिकली ऊपर फेंक दूंगा, यानी कि सिंपल जो वाई एक्सिस की मोशन है, ठीक है, मतलब इसमें एक्स होगा ही नहीं। सो जो हमारे पास जो है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल है, अगर हम उसे थ्रो कर रहे हैं जमीन से, जो उसका एंगल है, लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड, सो यहां से अगर उसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, सो दिस विल बी द एट दिस एंगल द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन रेंज के लिए होता कि प्रोजेक्टाइल रेंज किस एंगल पे मैक्स गेन करेगा, सो डेट एंगल विल बी 45। अच्छा एक और बात, अच्छा ये नहीं समझना कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, कि इसमें तो 2D मोशन आई ही नहीं। ठीक है, इसमें 2D मोशन है, लाइक ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स में मूव नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब एक चीज जीरो है, जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो चीज ही नहीं है। ठीक है, मतलब जीरो का वैसे मतलब तो यही है कि दैट थिंग इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हम उसको वाइप आउट नहीं कर सकते कि भाई नहीं, एक्स एक्सिस की मोशन हम एक्स को इग्नोर ही कर दें। सो नॉर्मली जो है ना लाइक दिस मोशन, इसको आप टेक्निकली लाइक जो प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे जेन में आता है वो ऐसा ही आता है। ठीक है, बट अगर सिंपल हम इसको देख रहे हैं, इस एज केस को 90 डिग्री के एंगल को, सो डेट कैन आल्सो बी अ काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल इन विच देयर इज नो एक्स मोशन। ठीक है, एक्स एक्सिस की मोशन इसमें नहीं है। सो आगे चलते हैं जी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ दे आर। देखिए स्केलर और वेक्टर में ना एक दोनों में कोफैक्टर आ रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा का। ठीक है, सो आपको जस्ट जब भी इस तरह के एमसीक्यूज आए किस एंगल पे क्या होगा ये होगा, तो ये जस्ट एक सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक की कह लें कि क्यूरी होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपकी ठीक है, सो इस तरह के एमसीक्यूज आपको लाइक उतना कह लें कि तंग नहीं करेंगे। सो हमने बताना है स्केलर प्रोडक्ट मैक्स कब आता है, तो आप बताएं जी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है जी, the scalar product is equal to AB cos theta, A dot B is equal to AB cos theta। ठीक है, आपने सिंपल ये देखना है कि cos थीटा जो है ना वो मुझे मैक्स आंसर किस एंगल पे देता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पकड़ के जो है ना 1 से 360 डिग्री जो है ना, मतलब मैंने ये नहीं तो सबके वैल्यूज लिखे, कोई बेसिक वैल्यूज 0 15 30 इस तरह की देख लें। सो देखें जो कॉस है ना उसका जो मैक्स आंसर है वो आना है, सिंपल इसको छोड़ें ए बी को, देखिए जो कॉस थीटा है इसकी जो मैक्स वैल्यू है वो होती है 0 डिग्री के ऊपर।
क्योंकि इसका मैक्स आंसर 0, cos 0 क्या होता है 1, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है जिसने cos थीटा जो है मतलब cos और साइन सॉरी किसी भी नहीं, tan की तो 1 से ज़्यादा होती है, साइन की और cos की जो वैल्यू है 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जो cos थीटा है ना, दुनिया का कोई भी एंगल लिख लें, जो cos थीटा है उसका जवाब -1 से छोटा नहीं आना और 1 से बड़ा नहीं आना। सो इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ cos थीटा, ठीक है। सो मैक्स आंसर cos का कितना आ सकता है, डेट इज 1, और वो किस एंगल पे आता है, 0 डिग्री पे। cos का जो मिनिमम आंसर है वो है 0, कि इससे कम इसकी वैल्यू नहीं होनी, ठीक है। सो वो होती है 90 डिग्री पे। हाँ, नेगेटिव अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के हवाले से, सो इसको बेसिकली हम नेगेटिव मैक्स कहते हैं कि cos की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव मैक्स की इस एंगल पे होगी, सो दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। मिनिमम और नेगेटिव मैक्सिमम में थोड़ा डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखनी है। हम लाइक मिनिमम जो है ना वैल्यू उससे कहते हैं कि जो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। और ये जो केस है हमारे पास की जो cos की वैल्यू नेगेटिव मैक्स कितनी होती है, -1, तो वो किस एंगल पे होती है, 180 डिग्री पे। सो ये आपने लाइक एक दो वैल्यूज 0, 90 और 180 के एटलीस्ट याद रखें, ताकि बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, सोचना ना पड़े, इतना जो है ना थोड़ा बहुत मेमोराइज कर लेना चाहिए। सो खैर हम वापस आते हैं अपने एमसीक्यूज की जानिब। सो यहाँ पे वो कह रहा है, बाय द वे मैंने इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पे एक पीडीएफ की शक्ल में बनाए हुए हैं। सो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है ना आंसर्स को डायरेक्टली भी जो है लाइक पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस एंगल के इस एमसीक्यू की बात करूँ तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब आता है, जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि वो क्या होंगे, पैरेलल। 2.4 है जी, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली, के दो एंगल्स जिनके लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है उनको हम क्या कहते हैं, ये वो म्यूचुअली क्या होते हैं। सो देखें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में जो है ना अभी हमने इसके थ्योरी को एज सच लॉन्ग में डिस्कस नहीं किया कि हम प्रोजेक्टाइल को अलग से पढ़ रहे हैं, बट आई हैव अ प्लान कि जैसे ही ये एक्सरसाइज की वीडियोस कंप्लीट होंगी सो हम डीप डाउन चैप्टर में भी मूव करेंगे और हर टॉपिक को जो है ना वो इंडिविजुअली जो है उसके ऊपर एक वीडियो बना के उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय फॉर अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं सो आई एज्यूम कि आपने जो है वो चैप्टर को कुछ ना कुछ तो रीड किया होगा। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ना, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, डेट इज VI स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर डिवाइड बाय G इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, नॉट 2 साइन थीटा, इट इज साइन ऑफ 2 थीटा। तो आप देखें, मैं यहाँ पे आपको ना एक छोटे से ग्राफ से समझाता हूँ। लेट्स सपोज, ठीक है, वैसे इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, बट अभी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ विजुअली एनालिसिस काफ़ी है। फॉर एग्जांपल मैंने 45 डिग्री के ऊपर जो है ना, चलिए हम पहले कहते हैं 30 डिग्री के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो की है, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे एंगल कितना है जी, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, वो ये आंसर आ गया। फिर मैंने 45 के एंगल पे जो है ना एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, उसकी रेंज ज़्यादा होगी, लेट्स से वो यहाँ पे आ जाता है, दिस इज ऑफ 45, ठीक है, थोड़ा सा 45 से ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। फिर मैंने 60 के एंगल पे जो है ना एक प्रोजेक्टाइल थ्रो, 60 के एंगल पे क्या होगा, देखिए 45 से ज़्यादा उसकी रेंज नहीं जानी है, तो अगर वो 60 के एंगल पे आप थ्रो कर रहे हैं उसकी हाइट ज़रूर बढ़ जाएगी लेकिन उसकी रेंज कम ही होनी है। तो लेट्स सपोज उसकी रेंज यहाँ पे आके वो ख़त्म होता है। अब आप देखिए कि 60 वाला, ये 60 वाला और ये 30 वाला, इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल कवरिंग है, जो इन दोनों की रेंज है, वो क्या होगी, डेट विल बी सेम, ठीक है। किन दो एंगल्स की रेंज सेम होगी, जिनका जो सम है वो 90 के बराबर आता है। जिन दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होगा उन दोनों की रेंज क्या होगी, बराबर होगी। तो आप देखें 30 और 60 का जो सम है वो कितना होता है, 90, ठीक है। तो उन दोनों के लिए जो वैल्यू है मतलब सेम स्पीड के ऊपर, ये नहीं है कि स्पीड डिफरेंट कर दे, सेम स्पीड के ऊपर जो वो एंगल जिनका सम 90 है, जिनका सम 90 उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इट्स मीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो है ना वो
जो रेंज है डेट विल बी सेम, ठीक है। आप कॉम्प्लीमेंट्री में आपको वो कोई पेयर बना के देते, वो आपको कहता है जी मैंने एक थ्रो किया है 71 पे, एक मैंने थ्रो किया है 19 पे। इस तरह वो डिफरेंट पेयर बना सकता है, एक मैंने थ्रो किया है जी 65 पे, एक मैंने थ्रो किया है 35 पे, ठीक है। तो इनमें से किसकी रेंज बराबर होगी? तो आपको पता है 65 35 ये 100 डिग्री बन रहा है, तो इनकी रेंज बराबर नहीं होगी। जो 71 19 है इनकी रेंज क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। और अच्छा एक और चीज, क्या कैसे बराबर होगी इसको अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली देखना चाह रहे हैं, देखें स्पीड सेम है तो इसका मतलब जो ये फैक्टर है इसका फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी सेम और जी तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फैक्टर निकल गया। तो वो फैक्टर जो गवर्न कर रहा है रेंज को, दैट इज एंगल साइन ऑफ 2 थीटा। तो अगर आप साइन ऑफ 2 थीटा निकालें एट डिग्री ऑफ 30, और अगर आप निकालें साइन ऑफ 2 थीटा एट डिग्री ऑफ 60, तो आई गेस इसकी जो वैल्यू है साइन 60 है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.866, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इसकी वैल्यू भी आएगी 0.866, स्क्वायर रूट 3/2 इसकी वैल्यू आएगी। सो दोनों की वैल्यूज जो है ना वो सेम आएंगी, दैट्स वाई हम कहते हैं। और जिनके भी सम 90 के बराबर है उनके लिए साइन ऑफ 2 थीटा जो है ना उसकी वैल्यू सेम आती है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि रेंज जो है ना वो सेम होगी। सो क्रैम करने की भी जरूरत नहीं कि बस बता दिया जी 90 के जो सम है वो बराबर होंगे, तो बिल्कुल भी जो है ना ईमान लेके नहीं आ जाना कि हाँ जी बस ठीक है सर ऐसे ही होता है। थोड़ा बहुत देखना भी है ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सो ऑब्वियसली जो है फिजिक्स इक्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से ड्राइव होती है, ना कि जो है ना बस सुन सुना के सुनी, ठीक है। तो चीज़ें जो है ना वो देख के है और क्रिटिकली एनालाइज करके। आगे चलते हैं जी। 2.4 का आंसर हमारे पास क्या होगा? द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 2.5 पे हैं, द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। टॉप के ऊपर, लाइक जब एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? सो यहाँ देखें जी, इसमें हमारे पास एक चीज है, जस्ट 1 मिनट। सो टॉप के ऊपर उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है दैट इज 0, और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है? डेट इज इक्वल टू जी, ठीक है। मैं अभी फिलहाल प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन है वो जस्ट ड्यू टू ग्रेविटी है। सो इस केस में जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। हाँ, इसमें एक और चीज है कि इसका आंसर मिनिमम भी बन सकता है, कि इसका जो लाइक एक्सेलरेशन है टॉप के ऊपर वो मिनिमम भी हो सकता है, बट जो ज्यादा स्पेसिफिक आंसर है दैट इज जी। इट इज लाइक कह लें कि एक तरह से स्पेसिफिक आंसर है कि कितना मिनिमम होगा या उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। सो जी आंसर जो है इसके साथ ही आप मूव करें। नेक्स्ट है जी एस आई यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है जी। इम्पल्स का जो एस आई यूनिट है वो हमारे पास क्या है? तो देखें इम्पल्स हमारे पास किसके बराबर है? जे इज इक्वल टू, ये रेड में ही चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो नजर से। इम्पल्स हमारे पास जे किसके बराबर है जी? या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है जी? यहाँ पे हमारे पास फोर्स इनटू टाइम के, ठीक है। सो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है? सेकंड। सो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकंड। 2.7 पे आते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, नॉट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी डिवाइड बाय टाइम में चेंज डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। 2.8 पे आए, एज रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन, कि एक जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देखिए नॉर्मली हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इस टेप को थ्रो किया है अपवर्ड, तो वो तो मैंने उसे एक इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे दी थी, तो वहां पे ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कम होगी, इवेंचुअली जहां पे ये रुक जाएगा बिल्कुल स्पीड जीरो हो जाएगी, वहां से वापस आना शुरू कर देगा। ये तो नॉर्मल जो हम फ्री फॉलिंग बॉडी थे उनके केस, बट रॉकेट तो फ्री फॉल नहीं कर रहा है, रॉकेट में तो इंजन है जो कि उसको मुसलसल ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है कि आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस के अंदर भी कि जब हमारे पास रॉकेट फ्लाई कर रहा होता है तो रॉकेट का जो कह लें कि 80% हिस्सा है वो उसका फ्यूल ही होता है। तो जो जो फ्यूल का टैंक खाली होता रहता है,
ठीक है, वो फिर उसको उसको छोड़ते रहते हैं, वो फिर वो नीचे ज़मीन पे गिरता रहता है। दैट इज़ समथिंग रिस्की कि वो मतलब कि इसीलिए रॉकेट्स जो है ना वो बिल्कुल इस जगह से लॉन्च किए जाते हैं कि जब उसका फ्यूल का टैंक नीचे गिरे तो वो किसी आबादी वाली साइड पे ना गिरे। ऑब्वियसली वो जब इतनी हाइट से आ रहा है और इतना बड़ा टैंक है तो वो नुकसान तो पहुंचा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो रॉकेट्स हैं उनका मेन पर्पस होता क्या है, मतलब अगर आप देखें तो स्पेस में सैटेलाइट्स को पहुंचाना। मेजर जो हमारे पास अभी रॉकेट्स का पर्पस है वो यही है कि जो डिफरेंट कम्युनिकेशन के नेविगेशन के सैटेलाइट्स हैं स्पेस में उनको पहुंचाना, दैट इज द पर्पस ऑफ रॉकेट्स, ठीक है। तो वही किया जाता है कि अब अगर तो रॉकेट उतना ही रहेगा, अब एक तो उस टैंक को साथ लेने का फायदा नहीं है कि वो सिर्फ उसका मैस बढ़ा रहा है और उसके लिए वो तो खाली हो चुका है, उसके लिए तो वो मतलब कि एक तरह से बोझ ही बन रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि जब रॉकेट अब स्पेस में पहुंचता है तो वो उससे हमने रॉकेट थोड़ी घुमाना है। वो करते क्या है कि जब वो रॉकेट स्पेस में पहुंचता है तो सैटेलाइट को वहां जाके एक पुश देते हैं, फिर क्योंकि आपको पता है कि सैटेलाइट वहां पे स्पेस में जो है लाइक एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसे जिस इनिशियल वेलोसिटी से उसे पुश दिया होगा वो उसी से घूमता रहेगा। सो दैट्स वाई जो है ना मेन पर्पस सैटेलाइट को भेजना ना कि रॉकेट को भेजना है, ठीक है। आगे चलते हैं 2.9 पे आए। इलास्टिक प्लेन हमारे पास क्या होता है जी, जिसमें ना एनर्जी का लॉस हो टोटल, ना ओवरऑल कोई गेन हो, ठीक है। मतलब कि जो एनर्जी में कह लें कि जो चेंज है वो जीरो होगा। आगे चलते हैं जी, हमारे पास हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसके लिए मैं नोट्स खोल लेता हूं जी। सो यहाँ से जो है हम आंसर भी साथ साथ रीड कर लेंगे। सो पहला क्वेश्चन है जी, वाई डज a hunter aiming at a bird in a tree miss the target exactly at the bird। कि एक हंटर है जी हमारे पास, वो जो परिंदा है उसको निशाना ले रहा है, उसने बिल्कुल परिंदे का निशाना लिया था, लेकिन जैसे ही उसने शूट किया वो जो है मतलब उसने टारगेट मिस कर दिया। उसकी वजह क्या है, तो देखें हंटर कौन सा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल शूट कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि जो परिंदा है वो हमारे पास कहीं ऊपर ही बैठा होगा। सो लेट्स से कि यहाँ से हंटर शूट कर रहा है इस पॉइंट से और यहाँ हमारे पास उसका निशाना बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसने जब यहाँ से शूट किया बिल्कुल ये लेके, तो कभी भी मोशन ऐसे तो नहीं होती, वो तो इस प्रोजेक्टाइल में होगी, तो वो यहाँ से इसको टारगेट को मिस कर देगी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर उसने परिंदे का निशाना लेना है तो उसने थोड़ा सा अपवर्ड निशाना लेना है, ताकि जो है ना वो जब इसका निशाना लेगा तो वो प्रोजेक्टाइल बनते हुए बिल्कुल परिंदे को हिट करेगा, ठीक है। टू इसको रीड कर सकते हैं आप, बड़ी बेसिक इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2.2 पे आए। A person falling on a heap of sand does not hurt more as compared to the person falling on a concrete floor. Why? देखिए एक बंदा जो है ना फॉर एग्जांपल एक हाइट से गिरा है रेत के ऊपर, और उसी हाइट से गिरा है किसी कंक्रीट की जो नॉर्मल फर्श है उसके ऊपर, ठीक है। तो कहाँ पे उसको चोट ज़्यादा लगेगी? ऑब्वियसली बात है कि हमारे दिन में रेत, जो रेत पे फोर्स है हम शायद रेत नरम है इसलिए जो है ना उसे वहाँ पे चोट कम लगेगी, लेकिन सिर्फ इसका ताल्लुक नरमी के साथ नहीं है। देखिए अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल एक हाइट से छलांग मार रहा है, लेट्स से कि हमारे पास इस हाइट से जो है ना वो यहाँ से नीचे आ रहा है इस तक, सो यहाँ से यहाँ तक दोनों केसेस में जो वेलोसिटी का चेंज है वो सेम होगा, मैस उसका वैसे ही सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो मोमेंटम में चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मोमेंटम में चेंज के लिए अगर डेल्टा भी कांस्टेंट है तो फोर्स और टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोलिजन में जो है ना क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा, ये हमारे पास ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। बिल्कुल टकराने से पहले हम उसका ये पॉइंट ले लेते हैं और टकराने के बाद वाला पॉइंट ये ले लेते हैं। तो जब वो ज़मीन पे उसके फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, जीरो होनी है, और जब टकराने वाला है तब उसकी कोई वेलोसिटी होगी। दोनों केस में मोमेंटम का चेंज कांस्टेंट आ रहा है। अब उसके लिए हमने रिलेशन क्या बनाया कि जो उसके ऊपर फोर्स लगनी है उसका टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ कोलिजन से इनवर्स रिलेशन है, यानी जिसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा उसके लिए फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो चूंकि हमारे पास जो सैंड है वो कंप्रेस हो जाती है तो वो जो है वो टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा देगी। दैट्स वाई जो सैंड है वो रिएक्शन फोर्स कम लगाएगी, लेकिन कंक्रीट को तो वो कंप्रेस नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट आगे उधर लगेगा। तो कंक्रीट का जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो सडन होगा, तो वो काफ़ी कह लें कि शॉर्ट होगा। डेट्स वाई कंक्रीट के फर्श के ऊपर जो नॉर्मल फर्श होता है उसके ऊपर जो है उसको जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। सो आपने इसको इक्वेशन से कंपेयर करना है और इक्वेशन से जो है ना एनालाइज करके इसका आंसर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रीड भी कर देता हूँ। A person falling on a sand is hurt less than on concrete as sand increase the time of impact reducing the force।
कि जो सैंड है वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा देती है, फोर्स कम हो जाती है। आगे आप ये क्वेश्चन लिखिएगा और इसको जो है ना इनवर्स रिलेशन से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी 2.3 पे हैं। स्टेट द कंडीशंस अंडर विच बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, कि आपने वो कंडीशन बतानी है जिस कंडीशन के तहत जो परिंदे हैं वो हवा में परवास कर रहे हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे दो ही कंडीशंस जो मेन मैंने फोर्सेस के वजह से लिखी हैं। देखें ये हमारे पास एक बर्ड है, इसके ऊपर ना बड़ा एक सिंपल सा फोर्स एनालिसिस बताया हुआ है कि उसके जो पर हैं जो फोर्स जनरेट कर रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे ले जाने वाली फोर्स जो है ना, उसके जो विंग्स की जानिब से पैदा किया गया थ्रस्ट है वो हवा के ड्रैग से ज्यादा होना चाहिए, जो हवा की अपोजिंग फोर्स है। और दूसरा, उसके परों की जानिब से जो अपवर्ड फोर्स क्रिएट की गई है वो उसके वेट से ज्यादा होनी चाहिए। दो ही कंडीशन है अगर हम फोर्सेस की बात करें, कि अपवर्ड फोर्स वेट से ज्यादा हो तभी तो ऊपर रहेगा, और थ्रस्ट जो है वो ड्रैग से ज्यादा होना तो पीछे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है जी, लिफ्ट इज ग्रेटर देन वेट एंड थ्रस्ट इज ग्रेटर देन ड्रैग। दीज आर टू कंडीशंस। 2.4 पे आए। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल आर, कि आपने बताना है किन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होगा। v इज जीरो, वेलोसिटी हमारे पास जीरो है बट a इज नॉट जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना देखें इसका आंसर, पता नहीं मैंने ये व्हेन ए क्यों लिख दिया। सिंपल यहाँ पे इफ मूविंग व्हीकल इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सडन ब्रेक्स देन एट दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी विल बिकम जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ठीक है, कि हमारे पास जो है एक कार है लेट्स सपोज, उसको हमने सडन ब्रेक अप्लाई करके रोका है, तो एट द मोमेंट ऑफ जब वो रुकी है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। बट उस मोमेंट के ऊपर उसका जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज नॉट जीरो, वो तो हुआ है, वो किसी वेलोसिटी मतलब किससे तो रुका है ना, तो उसमें कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन तो है उस पॉइंट के ऊपर। सो एट दैट मोमेंट v इज जीरो बट a इज नॉट जीरो। ठीक है, इसमें जो है ना लाइक एक एग्जांपल, ये बात याद रखिएगा, अगर तो वो व्हीकल ना कहता तो हम इसमें डिफरेंट एग्जांपल और बना सकते हैं। अगर जिस तरह हम बात करें फ्री फॉलिंग बॉडी की, हमने कोई बॉल ऊपर फेंकी है, तो जब हमने बॉल ऊपर फेंकी है तो एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। सो ये भी इसमें एक एग्जांपल हो सकती है, बट चूंकि उसने व्हीकल का वर्ड यूज़ किया तो हम थोड़ी ना कार ऊपर फेंकने वाले, सो दैट्स वाई ये एग्जांपल यहाँ सूटेबल नहीं है। बट अगर वो सिंपल कोई बॉडी का है तो हम तब ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे पे हैं, ये तो बहुत सिंपल है, a जीरो है v जीरो नहीं है, तो वो तो सिंपल, अगर हमारे पास कोई भी कार कांस्टेंट स्पीड के ऊपर या कोई भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर एक ही वेलोसिटी के ऊपर मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, शून्य, जीरो, बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो। थर्ड वन इज परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास किस में होता है, सर्कुलर मोशन में। देखें सर्कुलर मोशन में लेट्स सपोज ये कार सर्कुलर मोशन में है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, एट द टेंजेंट ऑफ दिस, जिस भी पॉइंट पे उससे टेंजेंट पे होगी। ठीक है, टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, जो सर्कल को एक ही लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा ज़रा जूम कर देता हूँ, सिंपल आप देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन में है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से ना सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाती है, एफ सी, लेट्स सपोज अचानक वैनिश हो गई है, तो क्या ये बॉडी सर्कल में घूमेगी, नहीं, ये क्या करेगी, ये टेंजेंट की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप देखें कोई गाड़ी आप घुमा रहे हैं, धागा अचानक टूट जाता है, तो क्या वो सर्कल में घूमता रहता है, नहीं, वो किस पाथ को निकलता है, जिस पाथ पे एक्चुअली में तो उसका पाथ टेंजेंट ही है। जो सर्कुलर मोशन है उसका मेन काम क्या है, वो उसको हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ठीक है, सो इस केस में वेलोसिटी में और फोर्स, बेसिकली जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या होता है जी, हमारे पास परपेंडिकुलर रिलेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज आप ये थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, फिगर बना दीजिएगा ताकि उसको जो है ना वो आइडिया हो जाए। तो मैंने इसलिए साइड पे ये जो साइड पे फिगर्स बनाई हुई छोटी मोटी, इन पे कोई इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, बट ये आपको कह लें कि बहुत ज़्यादा सेव करती हैं, कि अगर वो आप पढ़ने बैठ गया कि यार हाँ क्या लिखा है, कोई गलती भी निकाल सकता है। ठीक है, सिंपल अगर वो आया आंसर पे देख रहा है जी उसने परिंदा बनाया हुआ है, 2-3 फोर्सेज बैलेंस की हुई हैं, ज़्यादा की हुई हैं, तो कहेगा ठीक है जी आंसर भी सही लिखा होगा। तो इस तरह कोई क्वेश्चन लिखी हुई है
तो वो इक्वेशन देखेगा कि उससे पता ही क्या अगर इसने इक्वेशन सही लिखी है तो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन भी सही कर रहा होगा। तो नॉर्मली ये ऐसा ही की है टीचर्स की, ठीक है, कि वो सारी लाइंस कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ते ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके पास बंडल्स ऑफ पेपर चेक करने के लिए तो आप हर लाइन नहीं पढ़ सकते, आप उसको एनालाइज करते कि हाँ ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, और ऐसा ही होता है, ठीक है। सो इसलिए जो है ना, जो मेन जिस तरह मैंने कुछ पॉइंट्स बोल्ड किए होते हैं वो इसलिए नहीं किए हुए कि वैसे ही कर दिए, वो एक कि ये मेन वो इन पार्ट्स को पढ़े और जो है ना वो टिक करे और आगे जाए। एग्जामिनर को कभी भी जो है ना अपने पास मेहमान ज़्यादा बैठाना नहीं है, बस वो रुके ना वहाँ पे, चलता जाए, ठीक है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आपका जवाब अच्छा बनाती हैं। अदरवाइज़ तो मतलब इंग्लिश भी काफ़ी बताने के लिए, बट चूंकि इतना आपको पता है विजुअली इंसान भी सारा नहीं पढ़ता, दैट्स वाई मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। ओके जी, 2.5 पे आ जाएं जी। डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज ऑफ मैक्सिमम ऑन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, के रेंज के ऊपर और हाइट के ऊपर प्रोजेक्ट एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है आपने बताना है। तो देखें जी, एयर रेजिस्टेंस की वजह से हवा में मौजूद जो रेजिस्टेंस की फोर्स है उसकी वजह से क्या होगा, जो रेंज है वो भी कम होगी और हाइट भी कम होगी। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, देखें जी, कि वो कह रहा है कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो प्रोजेक्टाइल का पाथ ये होता, लेकिन उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी रेंज भी कम हुई है और उसकी हाइट भी क्या हुई है, कम हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये थे जी शॉर्ट क्वेश्चंस। सो अब हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। इनका जो हैंड रिटन का पीडीएफ है जिसमें हम ये सारे नोट्स खुद लिखेंगे, तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी की बुक से सोल्यूशन का पीडीएफ चाहिए सो मैं यहाँ पे स्कॉलर्स का जो पीडीएफ है वो भी दे दूंगा, सो आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। बट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास जी फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर दिस, कि पहला जो है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है और दूसरा हमारे पास जो है ना स्केलर का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। सो आपने एंगल निकालना है बिटवीन द वेक्टर्स। सो देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो 2.1 है, इसमें हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, डेट इज ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा माउस तंग कर रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं यार। सो ए बी साइन थीटा की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, वो हमें वैल्यू गिवन है, डेट इज 4√3। और जो स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो होता है ए बी कोस थीटा, वो हमें 4 दिया हुआ है, तो मैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ए बी साइन थीटा 4√3 एंड ए बी कोस थीटा वो हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर आप जुमला लिख सकते हैं डिवाइडिंग 1/2, बट मैं यहाँ पे इन्हें सिंपली ऐसे ही डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए बी और ए बी कैंसल, 4 और 4 कैंसल, ठीक है। सो हमारे पास जो साइन थीटा ओवर कोस थीटा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टेन थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ये बचा √3। तो अगर आपने एंगल निकालना है सो ये वहाँ जाके हो जाएगा टेन इनवर्स, सो टेन इनवर्स ऑफ √3। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, और इधर हमारे पास जो है मोबाइल मैंने कहाँ रख दिया, जस्ट 1 मिनट। सो अगर आप इससे टेन इनवर्स 3 निकालें कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आएगा टेन इनवर्स ऑफ √3, सो डेट विल बी योर आंसर 60 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है 2.2 के अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, के एक हेलीकॉप्टर है वो वर्टिकली ऊपर को जा रहा है और उसने जो है ना व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर, कि जब वो 156.8 मीटर की हाइट पे है, अ स्टोन इज ड्रॉप, तो उसने एक पत्थर जो है वो फेंक दिया है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड,
कि स्टोन को कितनी देर लगेगी ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। तो देखें एक हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, वो भी ऊपर को जा रहा है, ठीक है, मतलब वो रुका नहीं है, वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आया, उसने चलते चलते जो है ना उसमें से किसी बंदे ने एक पत्थर बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो वो जब पत्थर फेंका गया तो वो जमीन से जो है ना वो 156.8 मीटर की हाइट पे था, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे वो है, तो आपने बताना है उसे जमीन पे आने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखनी है, इस न्यूमेरिकल को ना डिफरेंट अप्रोचेस से जो है ना वो लोग करते हैं। कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पे डिस्टेंस को नेगेटिव ट्रीट करके कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि जो ना इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारे पास जो हैं उनमें एक बेसिक रूल है कि हर वो क्वांटिटी को हम नेगेटिव साइन असाइन करेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो चूंकि ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो स्टोन है, जब ये आप हमने इसे ड्रॉप किया है ना, तो तब इसकी स्पीड जीरो नहीं है। देख नॉर्मली हम चीज़ को ड्रॉप करते हैं उसकी स्पीड जीरो होती है, बट चूंकि हम खुद चल रहे हैं तो ये जब बॉल हम इसको ड्रॉप करेंगे इसकी स्पीड होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड, जो इसके सोर्स की स्पीड थी। वजह क्या है? सिंपल रूल है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि हर बॉडी अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट को जो है ना वो कंटिन्यू रखना चाहती है। तो जब आपने इसको फेंका है तो अब इसके अंदर 19.6 मीटर पर सेकेंड की अपवर्ड स्पीड है, तो पहले ये जो स्टोन है ये ऊपर को जाएगा, फिर ये स्टोन नीचे को आएगा। मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड है, ये स्टोन पहले ऊपर को गया, इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो, और जब इसकी स्पीड जीरो होगी तो फिर ये बैकवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो या तो इसका मेथड ये हो सकता है कि आप क्या करें कि आप जो है ना पहले स्टोन के ऊपर जाने का पाथ निकालें और फिर आप स्टोन के नीचे आने का पाथ निकाल लें, टाइम निकाल लें, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये t1 है, ये t2 है, सो इन दोनों टाइम्स को आप जमा कर लें तो आपके पास जो है वो टोटल टाइम आ जाएगा। ये अप्रोच भी ठीक है, इनफैक्ट ये ज्यादा बेहतर है। दूसरी अप्रोच ये है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और बॉडी का जो नेट डिस्टेंस वो जो कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव साइन असाइन करके जो है ना वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। दोनों सॉल्यूशंस वैलिड हैं, जो आपको इजी लगे आप उसे कर सकते हैं। तो वैसे मैं इस वाले से करूंगा नहीं, लेकिन मैंने आपको इसकी रीजन बता दी कि इसमें नेगेटिव साइन जो है वो क्यों आता है, ठीक है। समटाइम्स जो है ना बच्चे इस सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं क्योंकि इसमें स्टेप्स कम पड़ते हैं, ये जरा शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो है जो दूसरा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट लाइक जो है वो वैलिड सॉल्यूशन है, वो ज़्यादा मुझे बेहतर लगा है कि आप उसमें जो है डीप डाउन सारी चीज़ बता के कर। सो 2.2 की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी अगर आप लिख दें कि भाई फर्स्ट हम क्या करेंगे जी, ये जो स्टोन है, ठीक है, इस स्टोन की लेट्स सपोज ग्राउंड से जो हाइट है हमें दी गई है दैट इज़ 156.8 मीटर। इस हाइट को ना आप नाम दे दें H2 का, ठीक है। H2 को हम इसे क्यों कह रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये स्टोन जब ऊपर को जाएगा ना, लेट्स सपोज कि ये स्टोन पहले ऊपर गया है तो इस पॉइंट पे आ गया, ये जो ऊपर जाते हुए उसने हाइट कवर की है ना, इतनी हाइट को हम नाम देंगे H1 का, ये भी हमने निकालनी है, ठीक है। और ये इसकी होगी टोटल हाइट, ठीक है। सो ये भी हम ये तो इन दोनों का सम आ जाएगी, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब बॉल की सॉरी स्टोन की जो इनिशियल स्पीड है वो हमें कितनी दी हुई है 19.6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ना चले हेडिंग्स दे लीजिएगा, फॉर अपवर्ड जर्नी, फॉर डाउनवर्ड जर्नी, सो वो ज़रा बेहतर रहेगा, वो आप कर लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि भाई स्टोन को यहाँ से यहाँ आने तक जो है वो कितना टाइम लगेगा। सो देखें अब यहाँ लिख लीजिएगा फॉर अपवर्ड जर्नी हम लिखते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। मैंने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अब मुझे पता है कि जब ये बॉल इनिशियली यहाँ पे है, इसकी 19.6 की स्पीड है, इसने ऊपर जाके क्या हो जाना जीरो हो जाना है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। सो VF हमारे पास जीरो आएगी, VI हमारे पास जो है ना वो 19.6 है, और अगर आप G देखें तो चूंकि वो अपवर्ड मोशन है, बॉल की स्टोन की अपवर्ड मोशन है, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो हर वो चीज़
जो इनिशियल वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। तो चूंकि g डाउनवर्ड है और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो g हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो -9.6 यूज करें और टाइम को ना यहाँ पे आप t1 कह लें सो फार कि भाई अपवर्ड जर्नी का टाइम हम निकाल रहे हैं, ठीक है। t1 हमने निकाल लिए। सो ये 9.6 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 19.6 से, सो 19.6 डिवाइड बाय 9.6 तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी 9.8, यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिख दिया, g की वैल्यू 9.8 और यहाँ पे हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा 2। सो हमारे पास जो अपवर्ड टाइम है स्टोन के ऊपर वाली जर्नी का वो 2 सेकंड आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्टोन गया 2 सेकंड में। अब हमने उसका जो टोटल पाथ है, इतनी जो हाइट है ना, इसके लिए हमने डाउनवर्ड टाइम निकालना है, ठीक है। और इस तरह करें कि चूंकि उसकी डाउनवर्ड जर्नी में पूरी हाइट शामिल है, इस हाइट को आप h2 कह दें और इस वाली हाइट को आप सिंपल h का ही नाम दे दें जो उसने हाइट दी हुई है, सिंपल। तो h2 किसके बराबर होगा, h1 प्लस h, ठीक है। अभी h की तो वैल्यू है, h1 की नहीं है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना h1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जी, अंडर ग्रेविटी h1 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। बहुत सिंपल है, यहाँ से आप देखें जी। सो VIT हमारे पास कितना है 19.6, टाइम आप यहाँ पे t1 यूज करेंगे, ठीक है, t1 का स्क्वायर और t1 यहाँ पे। सो t1 है जी 2 प्लस हाफ g माइनस 9.8 और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर। सो देखें जी बहुत सिंपल है, 19.6 इंटू 2 प्लस ये 2 और 2 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो है इसका जो आंसर है 19.6 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू दिस, तो इसका जो आंसर है आपके पास वो आ जाना है 19.6 मीटर, ठीक है। सो ये आपके पास h1 की वैल्यू आ गई। और अगर आप टोटल हाइट निकालते हैं सो वो किसके बराबर है, टोटल हाइट हमारे पास जो h2 है वो बराबर है जी सिंपल h प्लस h1। तो जो उसकी हेलीकॉप्टर की जहाँ से हाइट थी 156.8 मीटर प्लस 19.6 मीटर, ठीक है। इन दोनों को सम कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 156.8 प्लस 19.6 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 176.4। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये स्टोन है उसने अब डाउनवर्ड के लिए इतनी हाइट कवर करनी है। सो देखिए अगर आपको उसने डाउनवर्ड के लिए जो है ना वो हाइट आपको मालूम है तो आपने यहाँ से जो है ना वो टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये स्टोन आके ज़मीन से टकराएगा तो तब इसकी स्पीड क्या होगी। सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, ठीक है। अब VF स्टोन की डाउनवर्ड जर्नी है तो इस केस में हमारे पास जो VF है, देखे ना अब डाउनवर्ड में क्या होगा कि डाउनवर्ड के लिए उसकी इनिशियल स्पीड अब 0 है और जो फाइनल है वो हमारे पास जो है वो हमने निकालनी है कि वो ज़मीन से किस स्पीड से टकराएगा। यहाँ पे जो है ना मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक हेडिंग दे ही देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर डाउनवर्ड जर्नी, फॉर डाउनवर्ड जर्नी। उसके लिए क्या होगा जी, जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है क्योंकि अपवर्ड की फाइनल स्पीड डाउनवर्ड की इनिशियल स्पीड है ना वो उस पॉइंट पे, तो VI 0 है और VF हमें निकालनी है, ठीक है। सो वी विल गो विद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सो यहाँ से 2g हमारे पास अब नीचे ही आ रहा है, सो प्लस 9.8, हाइट हमारे पास कितनी है जी 176.4 इज इक्वल टू VF का स्क्वायर, ये तो निकालनी है वैल्यू और VI तो 0 है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो यहाँ से जो आपकी VF की वैल्यू है
वो आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 176.4, ये वैल्यू आ गई 3457। सो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी 58.8 मीटर पर सेकंड। तो जो स्टोन है वो ज़मीन से इतनी स्पीड से टकराएगा। अब अगर आपको स्पीड पता है तो टाइम निकालना तो बहुत ही आसान है। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और हम यहाँ पे आप T2 लिख लें, नीचे डाउनवर्ड जर्नी का टाइम, ठीक है। सो वी एफ है जी हमारे पास 58.8, वी आई 0 है, जी है जी 9.8 और T2। सो यहाँ से अगर आप T2 निकालेंगे तो T2 आपके पास आ जाएगा 6 सेकेंड। फिर आप टोटल टाइम सम कर लें, ठीक है। T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और इधर से हमारे पास आ जाएगा 2 + 6, तो T2 की जो वैल्यू T की जो वैल्यू है डेट विल बी 8 सेकेंड, ठीक है जी। इसका मतलब है कि स्टोन को नीचे आने में जो है वो टोटल 8 सेकेंड लग जाएंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा आपको इसका सोल्यूशन दोबारा से इस तरह दिखा देता हूँ ताकि आप जो है ना इजीली एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें कि हमने किया क्या है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस ही हैं, उनको हमने थोड़ा सा बस घुमाया है। सो यहाँ देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो स्टोन है वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो हमने पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया, फिर हमने इतने पार्ट की हाइट निकाली, फिर हमने टोटल हाइट निकाल ली, उसके उसके बाद हमने स्टोन के टकराने की स्पीड निकाली, तो हमने उसकी डाउनवर्ड जर्नी का टाइम निकाल लिया। अपवर्ड टाइम पहले निकाल चुके थे, डाउनवर्ड टाइम निकाल लिया, दोनों को सम किया, तो हमारा जो है वो ये आंसर आ गया, ठीक है, 8 सेकेंड। दूसरा मैं आपसे जिस सोल्यूशन की बात कर रहा था कि एस नेगेटिव करके, सो एस नेगेटिव करके भी इसको किया जा सकता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ देखें जी, डिस्टेंस को आप नेगेटिव ले लें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है और डिस्टेंस डाउनवर्ड है, तो डेट्स हम यहाँ पे उस पॉइंट पे नेगेटिव साइन इसको साइन कर लेंगे। सो इसको यहाँ से ऐसे यूज़ करके बस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करके एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसको फैक्टराइज कर लें, तो वहां से आपके टाइम के दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव आंसर तो हो नहीं सकता, तो इस आंसर को आप एक्सट्रेनियस रूट कह देंगे कि ये मतलब कि आंसर गलत है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एक्चुअली जो है ना ये पॉसिबल नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। सो दोनों सोल्यूशन अवेलेबल हैं, आपको जो बेहतर लगे, ठीक है, एक दफ़ा न्यूमेरिकल को खुद पढ़ें, खुद प्रैक्टिस करें, और जो आपको जो है वो सही लग रहा है उसके साथ आप इसको ऑप्ट करें। आगे चलते हैं जी। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड वो बराबर है, देन प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो आपने प्रूव करना है कि ए और बी में 90 डिग्री का एंगल है। देखें, वेक्टर्स के दरमियान सबसे आसान फॉर्मूला उन्हें प्रूव करने का कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, वो है कि आप ये प्रूव कर दें कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी, ठीक है जी, या ए बी कोस थीटा, ठीक है, वो जीरो आ रहा है। समहाउ आप ये प्रूव कर दें कि ए बी कोस थीटा जीरो, क्योंकि कोस 90 के एंगल पे जीरो होता है, तो जिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा उनमें एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो यही हमने यहाँ पे करना है जाके। सो इधर देखें जी, 2.3 पे आते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नाउ सी 2.3, कंडीशन हमें क्या गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस होल का मैग्नीट्यूड सॉरी इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इट्स मीन a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इन्हें जो है वो होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख चुके हैं, तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस बी, सॉरी डॉट लिखा गया, a प्लस बी का वेक्टर डॉट a प्लस बी का वेक्टर,
ठीक है। आगे हम क्या लिख लेंगे जी, ए माइनस बी का वेक्टर डॉट ए माइनस बी का वेक्टर, ठीक है। क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर था ना, तो इसको हमने क्या लिख लिया, ए माइनस बी दो बार। सिमिलरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो हमने इसको लिख लिया दो बार, ए प्लस बी। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहां देखें जी, इधर है जी हमारे पास a इंटू ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर, क्योंकि आपको पता है कि सेल्फ का वो स्क्वेयर ही आता है, ठीक है। फिर a डॉट बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस a डॉट बी। फिर है जी b डॉट ए, ओके b डॉट ए, लेकिन चूंकि वो भी तो बराबर ही होता है तो हम इसको आगे रिवर्स भी कर लेंगे, ठीक है। a डॉट बी डॉट ए बराबर है, तो हम इसको b डॉट ए को भी a डॉट बी सेम कर लेंगे ताकि हम उन्हें प्लस कर सके। फिर है जी बी स्क्वेयर। नेक्स्ट यहाँ पे आए जी, सो इधर देखें, इधर भी हमारे पास वही a डॉट ए, वो हो जाएगा ए स्क्वेयर, a इंटू बी, सो माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए, और लास्ट पे है जी हमारे पास माइनस बी इंटू बी स्क्वेयर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, इधर से हमारे पास जो ये वाला ए स्क्वेयर है वो इस वाले ए स्क्वेयर से कैंसिल, ये वाला बी स्क्वेयर इस वाले बी स्क्वेयर से कैंसिल, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं ना, तो ए बी प्लस बी ए बी वो आ जाएगा 2ab। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी और नेगेटिव ए बी, देखें ना ये ए बी ही है, बी डॉट ए बी के बराबर ही होता है। सो हम इसे भी लिख सकते हैं -2ab -2a डॉट बी। सेम करने की सिंपल रीजन ये है कि हम उन्हें प्लस माइनस कर सकें ताकि वो सिंपली लगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, ये माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, सो 2 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4a डॉट बी, और ये चीज यहाँ पे आ जाएगी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो a डॉट बी इज इक्वल टू 0, और किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो है ना, जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर वो 0 है तो इसका मतलब क्या है कि उनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास जो है ना, वो cos थीटा 0 है। ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है कि हमारे पास जो एंगल है थीटा है वो है 90 डिग्री, ठीक है। और हो सकता है कि हमारे पास ए भी 0 हो या बी 0 हो, लेकिन यहाँ पे हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी जो है ना वो क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो उनके केस में उनका डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आना है जब उनके दरमियान एंगल जो है वो क्या बनेगा, 90 डिग्रीज का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। उसने हमें कहा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है, उनका मोड बराबर है, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर को एक्सपेंड किया और वहां से जो है एंगल 90 हमने डॉट प्रोडक्ट 0 है ये प्रूव कर रहा था। मेन पॉइंट बस ये था, बाकी ये तो उसके बाद रिजल्ट निकल ही आएगा। आगे चलते हैं जी 2.4 के ऊपर। अ बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है जिसका मैस m है, डेट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसीज, तो वो 3 पीसीज में जो है ना वो फटी है। 2 ऑफ विच ऑफ मैस m/4, कि उनमें से 2 का मैस था m/4, ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, कि वो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं विद वेलोसिटीज ऑफ 3 and 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस। देखिए यहाँ पे हम इसको इसके लिए एक रफ सी फिगर बना लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि वो हमें न्यूमेरिकल में कहना क्या चाह रहे हैं। 2.4 है, 2.4 में हमें कह रहा है कि एक हमारे पास जो है ना कोई चीज़ है जी, ठीक है, उसका मैस आप m ले लें, ये हमारे पास उस चीज़ का मैस है। वो कह रहा है वो 3 हिस्सों में फटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एरोज यूज़ करता हूँ ताकि डायरेक्शन ज़रा अच्छी सी बने। जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ देखें जी, अब हमने जो है ना वो 2 मैसेज जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फटने के बाद मूव करेंगे वो ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ देखें m1 और m2 दोनों की वैल्यू उसने हमें दी हुई है ना, वो हमें दी है m/4, ठीक है। कि हमारे पास ये जो
मैस है, एम वी भी चौथा हिस्सा है, M1 और M2 भी, ठीक है। तो इसका मतलब जो M3 है, जो तीसरा हिस्सा हमारे पास फटेगा, फटने के बाद उसका जो मैस होगा वो होगा M माइनस M/4, चौथा हिस्सा माइनस कर दें, यानी कि M1 को माइनस कर दें, फिर M2 को माइनस कर दें, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा M/2। तो इसका मतलब जो थर्ड मैस है वो हमारे पास होगा हाफ, ओरिजिनल का हाफ, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब M1 और M2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मैं इसको इसकी टेल पे ले आता हूँ, तो मेरे पास जो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो कुछ ऐसा बनना है, ठीक है। इस वेक्टर को ना आप नाम दे दें P12 का, मैं यहाँ इसको नाम देता हूँ P12, कि यानी कि ये 1 और 2 का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वो है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो थर्ड वेक्टर है ना, जो थर्ड मैस का जो मोमेंटम होगा उस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो तीसरा मैस है ना उसने बिल्कुल इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। उसकी वजह क्या है? उसके सिंपल सी रीज़न ये है कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम 0 था, ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब मैस फटने लगा तो वो रेस्ट की हालत में है, तो वहाँ से जब मैस एक्सप्लोड हुआ है तो इनिशियली मोमेंटम 0 है, तो मैस इस तरह फटेगा कि उसके जो पीसीज हैं उनका जो नेट मोमेंटम है वो 0 रहेगा। यही हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो इसकी जो मोशन प्रेडिक्टेबल है वो ये है कि M3 इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो अब इस में हमें करना क्या है, देखिए हमने सिंपल अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हमने इसमें करना क्या है, हमने जो इनिशियल मोमेंटम है ना उसको हमने इस मोमेंटम के P12 के और इस मोमेंटम के M3 के मोमेंटम के बराबर कर देना है, ठीक है। अब पहले हम जरा P12 निकाल लेते हैं। देखिए P12 कैसे आएगा हमारे पास, क्योंकि ये रिजल्टेंट है किसका, पहले का और दूसरे का, पहले मैस के मोमेंटम के और दूसरे मैस के मोमेंटम के, और चूंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दोनों मोमेंटम्स परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा, उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब P1 किसके बराबर है, M1 V1 का स्क्वायर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P1 इज इक्वल टू M1 V1 का होल स्क्वायर, और P2 हमारे पास आ जाएगा M2 V2 का होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब उसने हमें वेलोसिटीज़ दी थी 3 और 4, तो आप मतलब M1 के लिए 3 ले लें और M2 के लिए 4, दोनों चूँकि मैसेज सेम है तो ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको कौन सी वेलोसिटी असाइन कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन भी नहीं किया। सो हम M1 के लिए जो है ना वो वेलोसिटी 3 ले लेते हैं। अच्छा, M1 किसके बराबर है, M/4 इंटू 3 और होल स्क्वायर, यानी कि 3M/4 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ भी यही आएगा कि M2 हमारे पास 4 है, M/4 है, और V2 हमारे पास 4 है, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। खैर 3M/4 प्लस 4M/4, ठीक है, 3 शुरू में लिख लीजिएगा। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर लेके इसको एक्सपेंड करता हूँ, लेट्स सपोज हम 4 नहीं काटते, हम सिंपल ज़रा इसको और सिंपल कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, सो ये आ जाएगा 9M²/16, और ये आ जाएगा जी 16M/16 और इधर से जो है ना अगर हम यहाँ से इसका इस सारे का स्क्वायर रूट है हम प्लस करते हैं, हम एलसीएम लेके जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25M²/16, और जो हमारे पास P12 की जो वैल्यू है ना जनाब वो आ जाएगी, दैट विल बी 5M/4, ठीक है। क्योंकि मैथ्स की ही वैल्यू नहीं गिवन तो हम इसको इसी टर्म्स में निकाल सकते हैं 5M/4, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, LOC। एक LOC हमारे बॉर्डर की भी है, ठीक है जी, वो वाली LOC नहीं, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। वैसे इस तरह की टर्म नॉर्मली फिजिक्स में देखी नहीं है LOC वगैरह की, तो आप इसको कंप्लीटली लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, कहता है जी जो इनिशियल मोमेंटम है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, P इनिशियल वो किसके बराबर होना है, P फाइनल के, यही है जी। अब P फाइनल हमारे पास क्या है, देखें जी, P इनिशियल इज इक्वल टू
पी फाइनल में हमारे पास दो मोमेंटम आ रहे हैं, एक मोमेंटम ऑफ P12 का मोमेंटम और एक P3 का मोमेंटम। अब अगर मैं बात करूँ इनिशियल मोमेंटम की, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, कैपिटल M इंटू वेलोसिटी v, उसको कोई नाम देते हैं, सिंपल v कहते हैं। P12 हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 5m/4, और P3 हमारे पास क्या होगा, m3v3। सो यहाँ देखें जी, ये जो वैल्यू है, क्योंकि मैथ इनिशियली रेस्ट पे है तो ये तो जीरो होगी नहीं, ये वाली वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आए, ये आ जाएगा -5m/4, या अभी के लिए इस तरह के रखते हैं, इसको कर लेते हैं। और m3 हमारे पास क्या, जो थर्ड मैथ है वो हाफ था, तो ये आ जाएगा m/2v3, ठीक है। अब इसको इधर लें तो ये आ जाएगा -5m/4, और ये आ जाएगा जी m/2v3। m और m कैंसिल हो जाएंगे, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 10, और यहाँ से हमारे पास जो 10/4 है वो आ जाएगा 48 2.5। सो इधर से जो v3 का आंसर है दैट विल बी -2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भाई ये वाला जो थर्ड वाला हमारे पास है, हमने जिसको रेफरेंस लिया था प्लस, हमने P12 को प्लस ले लिया था ना, कि भाई ये चीज़ पॉजिटिव है। अगर हम P12 का माइनस लेते तो इसका आंसर प्लस में आता। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि ये जो थर्ड मोमेंटम है ये हमारे पास P12 से मोमेंटम से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो दैट्स वाई इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। सो दैट्स द वे टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, ठीक है। तो आपने जो है ना थर्ड पीस की वेलोसिटी निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी 2.5, अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट बॉल है, उसको हमने जो है ना अपवर्ड हिट किया इतनी वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 45 डिग्री है और इतनी वेलोसिटी पे हमने उसे हिट किया है। तो आपने बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, और वो ग्राउंड से कितना दूर जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसको लाइक इतना कोई मुश्किल न्यूमेरिकल है, सिंपल आपको फार्मूलाज आने चाहिए, तो ये तो इजीली ऐसे हो जाएगा 2.5। तो देखें टाइम हमें उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है, वो कितनी दी है, डेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड आई गेस, और जो एंगल दिया है वो हमें दिया है 45 डिग्री। सो एंगल 45 और लॉस। अब हमने ये तीन चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो देखें मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बस सिंपल फॉर्मूला बता के आपको जो है ना खुद आप इसमें वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल लें। सिमिलरली हाइट हमारे पास किसके बराबर है, vi स्क्वायर, ये डिग्री लिखा गया, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, और जो हमारे पास रेंज है वो किसके बराबर है, vi स्क्वायर ओवर g, और ये आ जाएगा जी साइन 2 थीटा, ठीक है। तो तीनों फार्मूलाज में जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज गिवन है, vi गिवन है, थीटा गिवन है, g तो वैसे ही नाउन है 9.8। तो आप इन तीनों को निकाल सकते हैं कि बॉल कितनी दूर जाएगी, कितनी हाइट पे जाएगी मैक्सिमम, और कितना टाइम उसको लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है 2.6, अ 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ स्कॉश कोर्ट, ठीक है। जो स्कॉश की आपने अक्सर गेम देखी हो, तो जिसमें जो है ना एक बाउंसर डब्बा होता है और प्लेयर्स जो है वो दीवार की तरफ मार के खेल रहे होते हैं, और उस गेम में जो है वो कह रहा है कि एक 20 ग्राम की हमारे पास जो है ना स्कॉश की बॉल है, उसने उसके ऊपर जो है ना जो कांस्टेंट फोर्स लगी वो 50 न्यूटन की है। इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट फोर्स इज 0.5 सेकेंड, अगर जो इम्पैक्ट फोर्स का टाइम है, मतलब जब फोर्स लग रही है बॉल के साथ, तो जो कॉन्टैक्ट हुआ है वो इतने टाइम तक हुआ है, तो आपने इम्पल्स फाइंड करना है। तो देखें जी काफ़ी सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे फोर्स हमें कितनी दी है 50 न्यूटन, और हमें टाइम दिया है 0.5 सेकेंड। सो 2.6 पे आ जाए, 2.6 फोर्स इज 50 न्यूटन, और जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो हमें दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, ठीक है।
सो यहाँ से जो है हमने इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स जो जे, इसके लिए सिंबल आई भी यूज़ कर ले, लेकिन नॉर्मली जे प्रेफरेबल है, ठीक है। तो हमारे पास जे किसके बराबर है, एफ इंटू डेल्टा टी के, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स हमारे पास 50 है, टाइम हमारे पास जो है वो है 0.5 सेकेंड, तो जो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा डेट विल बी हाफ 25 न्यूटन सेकेंड। तो ये इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा कोमा बना लें। नेक्स्ट चलते हैं जी 2.7 की तरफ। सो 2.7 में कह रहा है अ बॉल इज किक बाय अ फुटबॉलर, एक फुटबॉलर ने बॉल किक की है, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज दिस, तो एवरेज फोर्स हमें दी गई है, और एंड द इम्पैक्ट लॉस फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ दिस, तो जो इम्पैक्ट जितनी देर तक, हाँ, टाइम ऑफ कोलिजन है, बेसिकली डेल्टा टी हमें ये दे दिया गया है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होगा, सेम वही चीज़ है हमारे पास, जो डेल्टा पी है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी के, ठीक है। तो फोर्स कितनी दी गई है 240, उसको 1/4 यानी कि 0.25 से मल्टी करेंगे तो ये 60 न्यूटन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मोमेंटम में डायरेक्शन, तो देखें मोमेंटम के जो चेंज की डायरेक्शन है वो वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। कोई टाइम की डायरेक्शन तो है नहीं, तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो है फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा, आप बहुत सिंपल सा है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। 2.8 पे आ जाए, एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, कि एक एरोप्लेन है जी वो हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, तो वो जो एरोप्लेन है वो 8 किलोमीटर की हाइट पे है, उसने जो है ना ड्रॉप किया है, ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट, उसने एक टारगेट के ऊपर बॉम्ब गिराया है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बिल्कुल टारगेट के ऊपर है तो फिर तो उसे मिस कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर गया। बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एक हेलीकॉप्टर है या एक कोई प्लेन है वो जा रहा है, उसने बिल्कुल टारगेट के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किया है, तो क्या वो उसको लगेगा, नहीं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो बॉल का या बॉम्ब का सॉरी इनर्शिया होगा तो वो यहाँ से जो है ना वो हॉरिजॉन्टली पाथ फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगा। खैर ये तो एक नंबर, अब इसमें हमने ये चीज़ निकालनी है, कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज। तो हमने यही निकालना है कि भाई वो कहाँ से फेंके कि वो बिल्कुल टारगेट पे जाके गिरे, ठीक है। सो ये चीज़ हमारा जो है ना वो मेन कह लें कि फाइंड करने की हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई है कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो ये ग्राउंड है, लेट्स सपोज दिस इज लेवल, ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे वो एरोप्लेन है, अगर वो इधर से ड्रॉप करता है तो वो बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे आके गिरेगी। तो आपने बताना है कि वो कितने डिस्टेंस जो है ना वो ट्रैवल करेगी, आपने ये डिस्टेंस बताना है, इसको हम एस कह लेते हैं कि कितना डिस्टेंस बॉल ने ट्रैवल करना है ताकि वो एरोप्लेन उतने उससे पहले ही जो है ना वो उस पॉइंट पे बॉम्ब गिराना शुरू करे, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 में खास तौर पे, चूंकि तब एरोप्लेन्स नए नए आए थे तो वो प्लेन्स के साथ, इवन 2 के अंदर भी ऐसे ही था, वर्ल्ड वार 2 के अंदर भी एरोप्लेन से बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए जाते थे। इवन जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो भी जो है ना वो प्लेन्स ने ही गिराए थे, तो तब तो कोई मिसाइल या रॉकेट से वो फायर नहीं किए गए थे, ठीक है। तो अब तो खैर मिसाइल से फायर करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो चीज़ है आपको पता है कि दुनिया वारफेयर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई है कि वो मिसाइल भी इतनी स्पीड से आता है कि आने वाले जो कंट्रीज़ हैं वो उसको इंटरसेप्ट कर देते हैं, ठीक है। इवन आपने अभी सुना होगा कि जो कतर के ऊपर ईरान ने बोर्ड्स मिसाइल फेंके थे, वो उन्होंने 17-18 जितने फेंके थे उनमें से सिर्फ एक पहुंचा, वो बाकी सारे जो है ना वो इंटरसेप्ट कर दिए। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ही जो है ना वो ऊपर चले गई है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे इसकी वर्ल्ड वार 2 की, तो तब जो है ना इस तरह के एस्टिमेट्स बहुत लगाए जाते थे कि भाई हमने जो है ना अगर जर्मनी के ऊपर फेंकना है बॉम्ब तो किस, मतलब कि अगर बर्लिन के ऊपर फेंकना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेगा। तो तब जो है साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जो है ना वो एक तरह से प्रॉपर जो है ना वो आर्मी का हिस्सा होते थे, और जिनका जो आर्मी के जो कह लें कि इंजीनियर्स हैं उनका मेन इन्हीं चीज़ों का एस्टिमेट लगाना ही काम होता था, ठीक है। खैर अब हमें जो उसने स्पीड दी है ना वो हमें दी है 2, स्पीड कितनी दी थी 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो उसने हमें 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हाइट हमें दी गई है वो दी गई है 8 किलोमीटर की, तो 8 किलोमीटर की हाइट से उसने फेंका है,
देखिए एक चीज़ है हमारे पास, जो वी एक्स है ना वो कांस्टेंट रहना है। तो वी एक्स हमारे पास जो है ना, उसने अगर इनिशियली देखें तो इनिशियली उसके पास सिर्फ वी एक्स है। वी आई तो जब वी वाई तो जैसे जैसे वो नीचे को गिर रहा है उसका वी वाई बढ़ता जाएगा। तो वी वाई तो इनिशियली तो जीरो है ना, तो वी वाई ही चेंज होना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वी एक्स तो सेम रहता है। तो वी एक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट रहना है 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि ये रेंज निकालना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपल लगाना है एस इक्वल टू वी टी, वी गिवन है, टाइम निकाल देना है कि कितने टाइम में बॉम्ब यहाँ गिरेगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे टाइम निकालना ही है। अब हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे वाई वाले जो हमें डेटा गिवन है। तो देखें इनिशियली जो वाई की वेलोसिटी है वो हमें क्या गिवन है, 0, क्योंकि अभी इनिशियली उसने स्टार्ट किया वाई में मूव करना। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ से उसने ड्रॉप किया। अगर मैं यहाँ पे वी एफ तो हमें नाउन नहीं है, हाँ हम सेकंड इक्वेशन के साथ जा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखो हमारे पास किसके बराबर है, एच इज इक्वल टू वी आई वाई लिख लें यहाँ पे, टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, इसको मैं वी आई वाई लिख लेता हूँ, वाई की इनिशियल वेलोसिटी। तो हाइट हमें कितने गिवन है, 8 किलोमीटर यानी कि 8000 मीटर। इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, वी आई वाई जीरो, तो ये फैक्टर जीरो हो गया। हाफ जी टी स्क्वेयर, ये आएगा हाफ, जी आएगा हमारे पास 9.8 प्लस और टी का स्क्वेयर। तो देखें जी यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, स्क्वेयर रूट ले लेंगे 2 इंटू 800, ये हमारे पास आएगा 1600, 16,000 डिवाइड बाय 9.8, और इस नंबर का अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम 40.4 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि उस बॉम्ब को नीचे आने में जो है ना वो 40 सेकेंड लग जाने हैं। तो आपने डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूर उसने ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टली। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एस इज इक्वल टू वी टी लगाएं, क्योंकि एस हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह रहे हैं तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल होगी, वी एक्स टी। वी एक्स हमें दिया गया है 200 और टाइम हमें जो हमने निकाला है वो है 40.4। तो यहाँ से जो रेंज है वो आ जाएगी 200 इंटू 40.4, तो 81 मीटर जो है ना वो ये डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टली। इसका आंसर तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें जी उसने इसे किलोमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हमें कौन सा पता है कि हमें इस आंसर किस में रिपोर्ट करना है, तो आप मीटर्स में ही रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वाई डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि एक एंगल है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा, तो दोनों के लिए रेंज सेम होती है। ये हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज के अंदर भी कि अगर एक एंगल मेरे पास 30 है और दूसरा है 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 30, दूसरा एंगल 60 का है, तो अगर दोनों का सम 90 है तो हमारे पास उनकी जो रेंज है वो सेम आती है। ठीक है, तो अब उसको कह रहा है इसी को प्रूव करना है आपने कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इनकी रेंज सेम होती है। ठीक है, देखना अगर एक एंगल थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो जब दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो वो एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपने ये बताना है कि भाई इन दो एंगल्स के लिए थीटा और थीटा प्राइम के लिए हमारे पास जो रेंज है वो सेम होगी। अगर रेंज सेम है तो इसका मतलब क्या है, दोनों की जो रेंज की रेशियो है वो भी क्या होगी, 1 होगी। तो एक ही चीज़ प्रूव करनी है, रेंज सेम है तो दोनों बातें प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, सो 2.9 पे आते हैं। 2.9 देखें जी, रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, ये आ गया रेंज में। सो रेंज है जी हमारे पास वी आई स्क्वायर बाय जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे चूंकि हमने कोई वैल्यू से निकालनी है, हमें सिर्फ बताना है कि एक्सप्रेशन बराबर हैं, तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। अब हम निकालते हैं आर प्राइम, तो आर प्राइम हमारे पास क्या होगा, वी आई स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा प्राइम। ठीक है, अब हमारे पास एंगल हम क्योंकि आर प्राइम है तो थीटा प्राइम यूज करेंगे। ठीक है, अब थीटा प्राइम की वैल्यू पुट कर दें आप, वी आई स्क्वेयर बाय जी इंटू साइन
2 ऑफ जो थीटा प्राइम है वो हमें क्या दिया हो गया, वो हमें दिया है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, सो यहां से जो आर प्राइम है वो किसके बराबर आ जाएगा जी, आर प्राइम विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वेयर बाय जी साइन ऑफ 2 इंटू 90 180 साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, सो अब जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है, सॉरी माइनस 2 थीटा, 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वही वैल्यू आनी है जो हमारे पास जो है ना वो साइन ऑफ 2 थीटा की होती है। ठीक है, अब चूंकि जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं प्री इंजीनियरिंग के और आईसीएस के, वो तो मेरी बात समझ जाएंगे कि यहाँ पे अगर 90 का इवन मल्टीपल बन रहा है ना तो आपने साइन ऑफ सेम एंगल लिख देना है। ठीक है, रीज़न इसकी क्या है, रीज़न इसके जो है ना वो साइन ऑफ ए माइनस बी इनके जो है ना वो फार्मूलाज हैं, तो हम उन फार्मूलाज के थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको जो है ना वो ये भी आप याद रख लें, मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ। देखें, हमारे पास जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है ना साइन या कॉज ऑफ दिस थिंग, तो जो पहला नंबर है ना, जो पहला हमारे पास बन रहा है माइनस थीटा, तो अगर तो वो 90 का इवन मल्टीपल है तो फिर हमारे पास जवाब आएगा कॉस आगे वही एंगल। लेकिन अगर वो बन रहा है 90 का ऑड मल्टीपल तो साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे होता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि थीटा के जिस वैल्यू पे, मतलब कोई भी वैल्यू हो जिसपे cos 90 माइनस थीटा का जो आंसर आ रहा है ना, लेट्स सपोज मैं cos 30 मैं एंगल 30 लेता हूँ, तो 90 माइनस 30 होगा 60, तो cos 60 का जो आंसर है ना वो एंगल 30 साइन ऑफ 30 के बराबर होगा। ठीक है, ये बेसिकली कुछ ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें, इनके फार्मूलाज वगैरह जो है ना, क्योंकि अभी तो हमने फिजिक्स में तो वो नहीं पढ़े कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है। बहरहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपने इसको प्रूव करना है ना कि यार ये चीज़ कैसे बराबर है, 180 माइनस 2 थीटा किस तरह इसके बराबर है, तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, इसको जो है ना थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, यहाँ वैल्यूज़ वगैरह पुट करके देख लीजिएगा। वो होता है जी साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है, एक एंगल है, बीटा भी एक एंगल है। ठीक है, तो ये जस्ट नाम दिए गए फॉर के आसानी के लिए। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमारे पास किसके बराबर होगा जी, तो वो होता है जी साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन नहीं कट रही। ठीक है, सो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब इस केस में यहां पे आए, इस केस में अल्फा क्या है 180 और बीटा क्या है 2 थीटा, तो आप अल्फा पुट करेंगे 180 और बीटा पुट करेंगे 2 थीटा। इसको सॉल्व कर लें, 2-3 स्टेप लगने, ज़्यादा स्टेप नहीं लगने, तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में इतना मैटर नहीं करता। अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू प्रूफ कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, खैर यही चीज़ हमारे पास किसके बराबर थी, ये चीज़ हमारे पास आर के बराबर थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के लिए जो रेंज है वो क्या होगी, सेम होगी। तो आर प्राइम इज इक्वल टू आर, और उसने हमसे क्वेश्चन किया था कि इनकी जो रेशियो है 1 होनी चाहिए, तो अगर आप आर प्राइम को यहाँ लेकर डिवाइड कर दें आर बाय आर प्राइम, तो ये भी आपके पास जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, रेंज भी बराबर है और उनकी रेशियो जो है ना वो 1 के बराबर है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ कन्फ्यूजन हो सकती है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़। ठीक है, अदरवाइज जो है ना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जब वो भी आप भी जस्ट ट्राई करें, वैल्यूज पुट करें, तो आप इस सोल्यूशन तक पहुँच ही जाएंगे, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, खुद ट्राई करेंगे तो ज़रा दिमाग खुलेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, 2 हम 9 कर चुके हैं, अब आते हैं जी हम 10 की तरफ। तो 2.10 में क्या रहा है, अ ट्रॉली ऑफ मैस 1 किलोग्राम, कि एक ट्रॉली है जिसका मैस है 1 किलोग्राम, वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड के साथ, वो कोलाइड करती है एक सिमिलर ट्रॉली के साथ जो रेस्ट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ट्रॉली है, वो आके एक ट्रॉली में लगी है, तो हमने क्या बताना है, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, जो पहली ट्रॉली है वो रेस्ट में आ जाती है, वेयर एज द सेकेंड स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि दूसरी जो है ना वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देती है।
शो डैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कुलियन। तो देखें जी इलास्टिक कुलियन हमारे पास क्या होता है, मैं इसको पूरा प्रूफ नहीं कर रहा, जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने इसको ज़रा कंप्लीट कर लेना। देखें जी इलास्टिक कुलियन वो होता है जिसमें हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है। तो अगर आप इनिशियल देखें इस केस में, पहले केस में, तो जो इनिशियल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, के आई इनिशियल, तो वो बराबर है जी पहली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, इसे एम वन वी वन स्क्वेयर लिख लें, पहली ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, और दूसरी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन, इसे वी आई वन लिख लें ताकि ये पता चल जाए कि पहली की इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि हमें अभी फाइनल भी जाना है ना, तो वहाँ पे इशू करेगा वन और टू जो है। तो एम वन वी आई वन का स्क्वायर और एम टू वी आई टू का स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वन वी आई वन का स्क्वायर क्या है, ये है पहले की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम टू वी आई टू क्या है, वी आई टू का स्क्वायर, ये है दूसरे की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। अब आते हैं फाइनल के ऊपर। तो फाइनल आपने कैसे निकालनी है, सेम वही तरीका, के ई फाइनल, वो कैसे आएगी, पहले की फाइनल हाफ एम वन पहले की, फाइनल वेलोसिटी वी एफ वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी एफ टू का स्क्वायर, दूसरे की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां वैल्यूज पुट करें। अब आपको पता है इस केस में पहले वाला उसने देखें सिंपल केस क्या हुआ था कि इनिशियली पहले वाला 1 से मूव कर रहा था और दूसरे वाला रेस्ट पे था, तो वी आई वन 0 है, वी आई वन 1 है, और वी आई टू जो दूसरे वाला ये 0 है, ठीक है। तो ये फैक्टर निकल जाएगा, ठीक, वैल्यूज आप अपने पुट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 0 हो जाना है क्योंकि बस ये वैल्यू आनी है। सिमिलरली दूसरे केस में अब ये वाला रुक गया है, जो पहले वाला है वो रुक गया है, दूसरे वाला चल पड़ा है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और इस वाले के साथ आप आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इतना सा काम जो है ना वो करना है। तो के ई इनिशियल और के ई फाइनल आपने प्रूव करना है कि वो बराबर हैं कि नहीं, बराबर ही आनी है इस केस में क्योंकि वेलोसिटी दोनों सेम ही है, मैसेज भी, तो ये दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। मैसेज तो सेम ही है, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है जी विद अ सिमिलर ट्रॉली, तो मैथ भी सेम है। और आप देखें कि वो 1 से रुका, वो 1 से चला था और फिर उसने आगे उसको 1 ही वेलोसिटी से ट्रांसफर कर दिया, तो दोनों की इनिशियल और फाइनल बराबर ही आनी है। अब दूसरे केस में है, दूसरे में कह रहा है आफ्टर द कुलियन दे स्टिक टूगेदर, कि कुलियन के बाद क्या हुआ है, वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए। मतलब ये जब आई थी हमारे पास ट्रॉली, ये ट्रॉली पहले यहाँ पे रुकी हुई है, तो ये आगे से टकराई है और आगे फिर इस तरह ही चल पड़े, ठीक है। अब वो सेम, अब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे, तो कह रहा है कि अब वो जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आपने ये शो करना है कि भाई ये वाली जो एग्जांपल है ना वो किसकी है, इन इलास्टिक की है। तो पहले केस में तो वैल्यू सेम ही है, जो इनिशियल वाला हमारे पास जो है ना, देखें के आई इनिशियल तो अभी भी सेम ही आना है। के ई इनिशियल जो है वो हमारे पास कैसे आएगी, हाफ एम वन वी आई वन का स्क्वायर, तो ये तो अभी भी सेम ही आना है क्योंकि वी आई तो हमारे पास जो 2 है वो भी 0 ही है, ठीक है। सिर्फ फाइनल में हमारे पास जो है ना वो चेंज होगा। फाइनल में क्या होगा, अब वी एफ वन भी 0.5 है और वी एफ टू भी 0.5 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दूसरे का जो फाइनल केस है ना उसमें वी एफ वन भी 0.5 है। अब इसमें 0 वाला कुछ नहीं है, इस वाले में पहले वाले में 0 था ना, तो अब इसमें वी एफ वन भी 0.5 है और जो वी एफ टू है वो भी 0.5 है, ठीक है। तो दोनों 0.5 है, तो आप दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल ही आएगा, ठीक है। सो इसको ज़रा आपने कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी 2.11 के ऊपर। 2.11 में कह रहा है अ रेलवे वैगन, एक रेलवे की हमारे पास जो है वैगन है वो, जिसका मैथ ये है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद एन अदर वैगन, जिसका मैथ ये है विद रेस्ट, ठीक है। तो एक हमारे पास जो है ना वो 40,000 की वैगन आई, वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, वो टकराती है दूसरी वाले के साथ, वो दूसरे वाले रेस्ट पे थी। दे स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ टुगेदर, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लग गए और एक ही स्पीड से जा रहे हैं। फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, तो काफ़ी सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसमें देखें जी, अब दोनों जो है चूंकि सेम स्पीड से जा रहे हैं तो फाइनल स्पीड तो सेम होगी, हमें वही निकालनी है।
तो हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ हमारे पास क्या है कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा जी, m1v1 पहली वैगन का मोमेंटम प्लस m2v2 दूसरी वैगन का मोमेंटम। फाइनल हमारे पास क्या आएगा, पहली वैगन का फाइनल मोमेंटम m1, इसको v में लिख रहा हूँ क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो m2 के साथ मैं v लिखूंगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी सेम है। हम यहाँ पे मैं v1 प्राइम v2 प्राइम लिखना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे v1 और v2 ही फाइनल वाले सेम है, तो इसलिए मैंने उसको सिंपल v का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ देखें जी, m1 हमारे पास एक वैल्यू है और यहाँ पे जो m2 एक वैल्यू, चले वैल्यूज पुट ही कर लेते हैं। m1 है 4 × 10⁻⁴ और वेलोसिटी है 3, और चूंकि v2 है, v2 ही 0 है, इनिशियली वो रुका हुआ है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना ये फैक्टर निकल आएगा, तो ये वाला 0 हो गया। और m1 और m2 इन देखें, इनमें v कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने v कॉमन ले लिया। अब m1 की वैल्यू गिवन है आपको 4 × 10⁻⁴, और m2 भी गिवन है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर लें और उनका सम कर लें। तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें ये 4 है और ये 2 है, तो 4 × 2 कितना हो गया 6, तो 6 × 10⁻⁴ × v, और ये 4 × 3 ये आ जाएगा हमारे पास 12 × 10⁻⁴, ये 10⁻⁴ और ये 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएंगे, 12/6 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारे पास वेलोसिटी है वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप कंबाइंड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। 2.12 पे आ जाएं। अ कार विद मैस दिस, एक कार है जिसका इतना मैस है, वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है, स्मैशेस इनटू द रियर एंड ऑफ अ कार विद मैस दिस मूविंग एट दिस। तो वो दूसरी कार से आके टकराई है जिसका इतना स्पीड था और इतनी वेलोसिटी थी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ द रेक्ट कार लॉक टुगेदर, अगर दोनों दूसरे के वही कंबाइंड साथ जुड़ जाते हैं तो आप वेलोसिटी निकाल लें। और आपने निकालना है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। देखें इसका भी मैं आपको जो है ना ओवरऑल सोल्यूशन ही बताऊंगा, इसमें करना क्या है, वैल्यूज पुट खुद आपने पुट करनी है और उसको निकालना है, ठीक है। 2.12 फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ देखें कि जो मैस है उनकी तरह वैल्यूज़ लिख लेते हैं। m1 वैल्यूज़ हैं 575 किलोग्राम, और इसकी जो हमें स्पीड दी गई है वो हमें दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड जो है एक अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में करें तो आई गेस ये जो है कोई 56-57 जो है ना किलोमीटर पर आवर की स्पीड राउंड अबाउट इसमें बनेगी। तो 56 की स्पीड से एक बंदा आ रहा है, तो जो है ना एक अच्छी खासी स्पीड है। जो मीटर पर सेकेंड है वो बड़ा यूनिट है, किलोमीटर पर आवर छोटा यूनिट है। आपको पता है 1 मीटर पर सेकेंड 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। खैर ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात बताई। m2 पे आए, ये m2 वाला जो है ना वो है जी, इसका मैथ भी ज़्यादा है, ठीक है जी, 1575 किलोग्राम, और v2 जो है ना वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने सेम यही काम करना है, देखिए जो भी हमने ऊपर किया है ये वाला काम, कि m1 v1 गिवन है प्लस m2 v2 इनिशियल मोमेंटम आ गया, फिर दोनों के कंबाइन वेलोसिटी निकालनी है m1 v प्लस m2 v, यहाँ से आपने v निकाल लेना है। तो सेम यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज LOC ऑफ मोमेंटम एंड फाइंड कॉमन वेलोसिटी, ठीक है जी। सेम फार्मूला कि हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ से m1 प्लस m2 ब्रैकेट में लिख लें और v कॉमन ले लें, ठीक है, m1 प्लस m2 क्योंकि v सेम है, तो इधर से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट वैल्यूज पुट करें और v का आंसर निकाल लें, ठीक है। इधर से जो v का आंसर है वो कितना आएगा 7.67 मीटर पर सेकेंड, तो चूँकि दोनों की जो कंबाइन वेलोसिटी है वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ना ये चीज़ निकालनी है कि लॉस कितना आया है काइनेटिक एनर्जी में, कि इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल कितनी होगी। तो इनिशियल हमारे पास कैसे आएगी जी, इनिशियल निकालने का तरीका है जी
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हमारे पास पहली बॉडी है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर निकाल लें प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर निकाल लें, ये निकल आया जी। फिर हमने निकालनी है फाइनल। इन केस ऑफ फाइनल हमारे पास क्या होगा जी, फाइनल के केस में यही होगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर। अब इसकी जो वेलोसिटी से पहले वाले की है वो दोनों की सेम ही है, तो यहाँ भी v का स्क्वायर आएगा और यहाँ भी v का स्क्वायर आएगा। दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली, के इनिशियल और के फाइनल। फिर आपने इन दोनों का डेल्टा के निकालना है, इन दोनों में चेंज कितना है, डिफरेंस कितना है, और वही हमारे पास लॉस होगा। ठीक है जी, तो वो आपने इसको रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो वो डिफरेंस जो है वो आपका होपफुली इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो ये थे जी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी आप वीडियोस देख लें या जितने भी जो है ना आप की बुक से देख लें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, और कोशिश करें कि इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो लाजमी करें। ठीक है, एग्जांपल्स करने से जो है ना वो भी आपका जो है माइंड और ब्रॉड होता है, उसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से न्यूमेरिकल भी दिए होते हैं। ठीक है, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। और बाकी चैनल को जो है ना वो लाजमी सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू नो कि अभी इनिशियली स्टार्ट किया है। ठीक है, सो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इसको जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।